नमस्कार। चलिए आज टॉर्ट लॉ की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं स्पेसिफिक टॉर्ट्स को। ये वो कानून है जो हमारी सुरक्षा, हमारी प्रॉपर्टी और सबसे बढ़कर हमारी इज्जत की रक्षा करते हैं। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि ये जानने के लिए भी जरूरी है कि हमारे अधिकार असल में हैं क्या। तो तैयार हो जाइए, इसे मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे लापरवाही यानी नेग्लिजेंस से, जहां एक छोटी सी भूल भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। फिर हम न्यूसेंस और ट्रेसपास को समझेंगे, मतलब किसी की शांति में या उसके पर्सनल स्पेस में दखल देना। इसके बाद हम मानहानि के नाजुक मुद्दे पर आएंगे और देखेंगे कि कैसे कभी-कभी कानूनी प्रक्रिया का ही गलत इस्तेमाल हो जाता है। और हाँ, आखिर में हम इन सब को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समेटेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से याद रहे। हमारा पहला और शायद सबसे कॉमन टॉर्ट है लापरवाही, मतलब नेग्लिजेंस। इसे ऐसे समझे, जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमसे एक बेसिक सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है। जब कोई वो सावधानी बरतने में फेल हो जाता है और उसकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचता है, तो बस उसी को कानून की भाषा में लापरवाही कहते हैं। तो कोर्ट में लापरवाही साबित करने के लिए 3 कड़ियों को जोड़ना पड़ता है। पहली कड़ी, क्या डिफेंडेंट की कोई ड्यूटी बनती थी प्लेंटिफ के प्रति, मतलब ड्यूटी ऑफ केयर थी। दूसरी कड़ी, क्या उसने उस ड्यूटी को तोड़ा। और तीसरी और सबसे जरूरी कड़ी, क्या उस ड्यूटी को तोड़ने की वजह से प्लेंटिफ को कोई असली कानूनी नुकसान हुआ। जब ये तीनों कड़ियां जुड़ जाती हैं तभी लापरवाही का केस बनता है। ये ड्यूटी ऑफ केयर का आइडिया आया कहाँ से? ये आया डोनेग्यू वी स्टीवनसन के एक बहुत ही मशहूर केस से, जिसे घोंघे वाली बियर का केस भी कहते हैं। सोचकर देखिए, एक महिला जिंजर बियर पी रही है और बॉटल में उसे एक मरा हुआ घोंघा मिलता है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब उसने तो बियर खरीदी नहीं थी, उसके दोस्त ने खरीदी थी, तो वो कंपनी पर केस कैसे करे? लेकिन कोर्ट ने एक कमाल का सिद्धांत दिया, द नेबर प्रिंसिपल। मतलब एक मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी बनती है अपने फाइनल कंज्यूमर के प्रति, भले ही उनके बीच कोई सीधा कॉन्ट्रैक्ट ना हो। अच्छा, लापरवाही से हुआ नुकसान हमेशा फिजिकल हो ये जरूरी नहीं है। कानून ये भी मानता है कि किसी की लापरवाही से पहुंचा गहरा मानसिक सदमा भी एक तरह की चोट है। इसे कहते हैं नर्वस शॉक। और हाँ, ये सिर्फ दुखी होना या डर जाना नहीं है, ये एक असली साइकेट्रिक इंजरी है। ड्यूलियो वी वाइट और मैक्लोलिन वी ओब्रायन जैसे केसेस ने ये साफ कर दिया कि ऐसे मानसिक आघात के लिए भी मुआवजा मिल सकता है। अब एक मजेदार सवाल उठता है, क्या हो अगर गलती सिर्फ एक ही पार्टी की ना हो? यहीं पर ये 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, जहां वादी यानी जिसे चोट लगी है उसकी भी थोड़ी गलती होती है, ऐसे में उसका मुआवजा कम कर दिया जाता है। दूसरी तरफ है कंपोजिट नेग्लिजेंस, जहां नुकसान के लिए 2 या उससे ज्यादा लोग जिम्मेदार होते हैं। यहां वादी को ये आज़ादी है कि वो किसी भी एक डिफेंडेंट से पूरा मुआवजा वसूल सकता है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस को समझने के लिए बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर का केस एकदम परफेक्ट है। इसमें एक आदमी रात में बहुत तेजी से घोड़ा दौड़ा रहा था और रास्ते में रखी एक रुकावट से टकरा गया। कोर्ट ने कहा, ठीक है, रास्ते में रुकावट रखना गलत था, लेकिन तुम्हें भी तो ध्यान से चलना चाहिए था। क्योंकि घुड़सवार ने खुद भी लापरवाही की, इसलिए उसे कोई मुआवजा नहीं मिला। मतलब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तो अभी तक हमने बात की अनजाने में हुई चूक की। अब आते हैं उन टॉर्ट्स पर जहां सीधे सीधे किसी व्यक्ति, उसकी प्रॉपर्टी या उसकी शांति में दखल दिया जाता है। न्यूसेंस और ट्रेसपास। यहाँ बात अनजाने में हुई गलती की नहीं, बल्कि अधिकारों के सीधे उल्लंघन की है। न्यूसेंस मतलब उपताप 2 तरह का हो सकता है। एक तो है पब्लिक न्यूसेंस, जो पूरी कम्युनिटी या आम जनता को परेशान करता है, जैसे किसी हाईवे को ब्लॉक कर देना। दूसरा है प्राइवेट न्यूसेंस, जो किसी एक व्यक्ति की परेशानी से जुड़ा है। ये तब होता है जब आपके पड़ोसी का कोई काम आपकी जमीन के शांतिपूर्ण इस्तेमाल में रुकावट डालता हो। जैसे मान लीजिए उनकी फैक्ट्री का धुआं आपके घर में आ रहा हो। यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, प्राइवेट न्यूसेंस साबित करने के लिए आपको असल नुकसान दिखाना पड़ता है। सेंट हेलेंस स्मेल्टिंग को के केस में यही हुआ था। एक फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं ने पड़ोसी के पेड़ पौधों को बर्बाद कर दिया। ये सिर्फ एक छोटी मोटी असुविधा नहीं थी, ये एक ठोस, साबित किया जा सकने वाला नुकसान था। इसलिए कोर्ट ने इसे न्यूसेंस माना। तो सबक क्या है? प्राइवेट न्यूसेंस में जब तक असल नुकसान न हो तब तक केस नहीं बनता। अब आते हैं एक और बहुत ही कंफ्यूजिंग जोड़ी पर, असॉल्ट और बैटरी।
ये दोनों शब्द अक्सर एक साथ इस्तेमाल होते हैं, पर कानून में ये बहुत अलग हैं। असॉल्ट का मतलब है किसी को चोट पहुंचाने का डर पैदा करना, जैसे किसी की तरफ मुक्का दिखाना। असल में टच होना जरूरी नहीं, सिर्फ डर पैदा करना ही काफी है। जबकि बैटरी का मतलब है एक्चुअल अनचाहा फिजिकल कांटेक्ट, भले ही वो कितना भी हल्का क्यों ना हो। याद रखिए, असॉल्ट है डर और बैटरी है असली टच। इसी कैटेगरी में अगला है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, मतलब किसी को गलत तरीके से कैद करना। इसका सीधा सा मतलब है किसी की आज़ादी पर बिना किसी कानूनी वजह के पूरी तरह से रोक लगा देना। यहाँ पूरी तरह से या कंप्लीट शब्द बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को एक कमरे में बंद कर दिया जाए जिसके बाहर निकलने का कोई और रास्ता ना हो, तो ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। इसका एक ज़बरदस्त उदाहरण है भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य का मामला। यहाँ एक एमएलए को पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो असेंबली सेशन में हिस्सा न ले सके। ये सिर्फ एक व्यक्ति की आज़ादी छीनना नहीं था, ये अपनी पावर का खुल्लम खुल्ला गलत इस्तेमाल था। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो फैसला सुनाया वो मील का पत्थर बन गया। कोर्ट ने न सिर्फ इसे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट माना, बल्कि राज्य सरकार को भीम सिंह को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। ये 50,000 रुपए सिर्फ एक रकम नहीं थी, ये सत्ता के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक बहुत बड़ा संदेश था। चलिए, अब हम बात करेंगे उस टॉट की जो हमारी सबसे कीमती चीज यानी हमारी इज्जत, हमारी प्रतिष्ठा को बचाता है। ये है डेफेमेशन या मानहानि। ये उन झूठे बयानों के बारे में है जो समाज की नज़रों में किसी की इज्जत को गिराते हैं। मानहानि भी दो तरह की होती है और इनके बीच का फर्क इनके रूप में है, परमानेंट है या टेम्पररी। लाइबल होता है परमानेंट फॉर्म में, जैसे अखबार में कुछ लिखना, प्रिंट करना या सोशल मीडिया पर पोस्ट करना। ये ज़्यादा सीरियस माना जाता है और ये टॉट और क्राइम दोनों है। दूसरी तरफ स्लैंडर होता है टेम्पररी फॉर्म में, जैसे बोले गए शब्द या इशारे। इसने आमतौर पर आपको असल नुकसान साबित करना पड़ता है। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है, लाइबल एल से मतलब लिखा हुआ, स्लैंडर एस से मतलब स्पोकन या बोला हुआ। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर इंसाफ का सिस्टम ही किसी को परेशान करने का जरिया बन जाए। ऐसा तब होता है जब कोई कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मिलिशियस प्रोसिक्यूशन, यानी किसी पर जानबूझकर झूठा केस कर देना। यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और मलिशियस प्रोसिक्यूशन में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का लेना देना है जिस्मानी कैद से, जिसके लिए कोर्ट केस की जरूरत नहीं। वही मलिशियस प्रोसिक्यूशन का लेना देना है कानूनी कार्यवाही के गलत इस्तेमाल से, जहां किसी को परेशान करने के लिए झूठा मुकदमा चलाया जाता है। एक में शरीर कैद होता है, दूसरे में कानूनी प्रक्रिया। पश्चिम बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ये केस बिल्कुल फिट बैठता है। यहाँ क्या हुआ, एक कर्मचारी के खिलाफ जानबूझकर बुरी नीयत से झूठी क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की गई। बाद में वो कर्मचारी बरी हो गया। कोर्ट ने पाया कि ये केस बिना किसी सही वजह के सिर्फ परेशान करने के लिए किया गया था, इसलिए इसे मिलिशियस प्रोसिक्यूशन माना गया और कर्मचारी को मुआवजा मिला। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, खास तौर पर एग्जाम्स के लिए। देखिए, टॉर्ट लॉ में अच्छे नंबर लाने का सीक्रेट क्या है? वो है इन कॉन्सेप्ट्स के बीच का बारीक फर्क समझना। असॉल्ट और बैटरी में क्या अंतर है, लाइबल और स्लैंडर में क्या फर्क है। एग्जामिनर बस यही देखना चाहता है कि इन छोटे छोटे अंतरों को कितनी अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। असॉल्ट मतलब धमकी, बैटरी मतलब असल संपर्क, लाइबल यानी परमानेंट, स्लैंडर यानी टेम्पररी, फॉल्स इम्प्रिजमेंट यानी गैर कानूनी हिरासत, और मलिशियस प्रोसिक्यूशन यानी कानूनी सिस्टम का गलत इस्तेमाल। इन जोड़ियों के फर्क को दिमाग में बिठा लीजिए, स्पेसिफिक टॉट्स का आधा काम हो जाएगा। और जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर सोचिएगा जरूर। हम सब जानते हैं कि मानहानि के केस में सच एक बहुत बड़ा बचाव है, पर क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां कही गई बात 100% सच हो, लेकिन फिर भी वो मानहानि मानी जाए? सोचिएगा इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया साथ बने रहने के लिए। उम्मीद है कि इस बातचीत से स्पेसिफिक टॉट्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा और साफ हुआ होगा। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और लीगल कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।